गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल एम स्टडी सेंटर में। दोस्तों, मैं सबू अहमद आप लोगों को क्लास 9th का मैथ पढ़ाता हूं। तो आज भी मैं आप लोगों को क्लास 9th का मैथ पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.5 का पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। उसके जो है प्रश्नावली 1.5 का जो है क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुका था और थोड़ा सा थ्योरी वगैरह हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित व्यंजक में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। जो हमारा व्यंजक दिया गया है उसमें से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 3 + √3 इंटू 2 + √2। दोस्तों, ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा दो संख्याओं के बीच में कोष्ठ लगा है और इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है, ना ही प्लस है, ना ही माइनस है, ना ही मल्टीप्लाई है, ना ही डिवाइड है, इसका मतलब हुआ इन दोनों संख्याओं के बीच में किसका रिलेशन है? गुणा का रिलेशन है। यानी कि इन दोनों संख्याओं को हमको क्या करना है? गुणा करना है। तो कैसे हम लोग गुणा करेंगे? देखिए, सबसे आसान तरीका क्या है कि पहले आप इस 3 से इस पूरा में मल्टीप्लाई कर लें, फिर इस √3 से इस पूरा में मल्टीप्लाई कर लें। इसका मतलब ये ना हुआ कि इन सभी संख्याओं को कोष्ठ के अंदर जो हमारा संख्या है इन सभी संख्याओं को इनसे गुणा करना है, हमको इनसे मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले 3 से 2 + √2 में मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस √3 से इस प्लस √3 से हम लोग फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 + √2 में। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 से 2 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? हमारा 3 दूना 6 आ जाएगा। और जब 3 से हम लोग √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3√2 हो जाएगा प्लस। मैंने अगर आप जो है दोस्तों हमारा ये वीडियो अभी डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम इससे पहले वाला जो वीडियो डाला गया है उसको पहले देख लें। प्रश्नावली 1.5 का जो थ्योरी सेक्शन है उसको आप देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि एक परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तो क्या होगा, भाग करेंगे तो क्या होगा, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, क्या रूल्स होता है उन सभी का, वो सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो आप पहले उसे देखें फिर इसे देखें। अब देखते हैं, √3 से 2 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। √3 आ जाएगा और फिर जब इस √3 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा दोस्तों √6 आ जाएगा। और यही हमारा हो गया आंसर, क्योंकि इसके रूट में 3 है, इसके रूट में 2 है, तो ये जुटने वाला नहीं है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा दोस्तों 3 + √3 इंटू 3 - √3, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन जानने से पहले एक फार्मूला आपको छोटा सा पता होना चाहिए कि a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है। ये एक बेसिक फार्मूला है, आप 7th 8th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। तो आपको पता है कि इसका फार्मूला होता है a² - b², या आप ये पढ़े होंगे a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b। हम कुछ भी लिखे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या आप इस संख्या को a नहीं मान सकते हैं और इस संख्या को b नहीं मान सकते हैं? तो यहाँ पर हमारा फार्मूला सेट हो गया, a + b इंटू a - b, यानी कि a + b गुणा a - b। इसका फार्मूला होता है दोस्तों हमारा a² - b²। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो हमारा 9 आएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो हमारा 3 आएगा। क्यों 3 आता है ये भी जान लीजिए। √3 का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ दोस्तों √3 इंटू √3, और रूट में जब कोई संख्या एक जैसा हो मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे रूट खत्म हो जाता है, इसलिए इसका वैल्यू हमारा 3 आ गया। और जब 9 में से हम लोग 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 6 आता है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है √5 + √2 का होल स्क्वायर। √5 + √2 का
होल स्क्वायर, मतलब इन समूचा का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आप एक फार्मूला पढ़े होंगे 6, 7, 8 क्लास में, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या कुछ लोग ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये a और b इसको मान लेंगे, तो ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, एक फार्मूला पर सेट हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे a का स्क्वायर, तो a की जगह पर क्या है, √5 है, तो √5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना 2ab का मतलब इनके बीच में गुना हो रहा है, a के जगह पर हम क्या लेंगे √5, b के जगह पर √2, 2ab और प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह पर क्या है दोस्तों हमारा 5 है, तो √2 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, और जब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 2√10 होगा, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आपको पता है 5 और 2 मिलकर हमारा 7 हो गया, और ये हो गया हमारा 2√10, हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब जो है दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कहाँ रख लें इसको, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। अभी मैंने आपको बताया कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या इस फॉर्म में नहीं है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फार्मूला होता है हमारा दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पर क्या है हमारा √5 है, यानी कि √5 का स्क्वायर करेंगे माइनस और √2 का स्क्वायर कर देंगे। तो √5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो हमारा 5 आएगा, और माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और दोस्तों जब 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर आंसर। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कि मैंने आप लोगों को कितनी आसान तरीके, कितने सरल तरीके से बताया कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए, माने पाई जो है उसको हम क्या करते हैं, एक वृत्त की परिधि जिसको हम लोग मान लीजिए c लिखा हुआ है, और उसका व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया गया। कहने का मतलब कि आप जानते हैं कि ये हमारा क्या है, एक वृत्त है, तो वृत्त का जो परिधि होता है उसको मान लिया गया है c, ठीक है, और उसका व्यास को मान लिया गया है d, इसी के अनुपात के रूप में जो है पाई को परिभाषित किया गया है। पहले जो है दोस्तों सबसे पहले कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि हमारा प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे आप जानते हैं वृत्त की परिधि, परिधि को सी ही क्यों बोला है क्वेश्चन में, क्योंकि आपको पता है CIRCUM सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस मतलब होता है परिधि, शॉर्ट में हम लोग सर्कमफ्रेंस को सी लिखते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि पाई को क्या मान लेना है, वृत्त की परिधि c तथा उसका व्यास d के अनुपात के बराबर मान लेना है। यानी कि इस पाई को जो है किसके बराबर मान लेना है, वृत्त की परिधि c, अनुपात का मतलब पता है यानी कि बटे के रूप में, और उसका व्यास d, इसके बराबर हमको मान लेना है। क्वेश्चन में बोला है इसको, यहाँ तो हमने जो है पाई को p/q के फॉर्म में जो है परिभाषित कर दिया, लेकिन आगे कह रहा है अर्थात पाई बराबर c/d। इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। कहने का मतलब आप जानते हैं और ये फैक्ट है कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको हमने c/d के फॉर्म में जब लिखा तो यहाँ पर ये अंतर विरोध कर रहा है कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो फिर ये p/q के फॉर्म में कैसे सॉल्व हो गया। तो इसी को हमको सॉल्व करना है। तो चलिए अभी जो है हम पाई को जो है एक परिमेय संख्या प्रूफ करते हैं कि पाई जो है हमारा परिमेय संख्या कैसे है। आपको पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मैथमेटिक्स में जो फैक्ट नहीं होती है, फिर भी हम लोग जो है दोस्तों उसको प्रूफ कर देते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप जो है अपने घर पर बैठकर मैं अभी ये प्रूफ कर सकता हूं कि मैं यहाँ पर जो है एक मूवी चल रहा है, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आप बोलेंगे नहीं सर, ये फैक्ट है कि आपके सामने जो है हमारा बोर्ड लगा हुआ है, आप मार्कर लिए और आप हम लोग को पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस चीज़ को हम प्रूफ कर सकते हैं कि आप एक मूवी देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि ये बोर्ड हमारा क्या है, एक स्क्रीन है और मैं एक एक्टर हूँ और मैं अपना एक्टिंग आपको दिखा रहा हूँ।
तो यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, एक थिएटर है, मैं आपको मूवी दिखा रहा हूँ। लेकिन नहीं, आपको पता है जो फैक्ट है वो फैक्ट रहता है, लेकिन जिस फैक्ट को हम लोग अपने तरीक़ा से उसको कि अदर चीज़ हम लोग प्रूफ कर देते हैं, वही होता है हमारा अंतर्विरोध। वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ का विरोध करता है। हम जानते हैं कि पाई क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये हमारा पाई किस फॉर्म में आ गया है, p/q के फॉर्म में आ रहा है। तो ये अंतर्विरोध कर रहा है। ये क्यों कर रहा है, इसी को हमको बताना है, इसका कारण बताना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होता है हमारा, टू पाई आर होता है। वृत्त की परिधि क्या होता है दोस्तों हमारा, 2πr होता है। और मैंने अभी बताया कि परिधि को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, c लिखते हैं। c बराबर हमारा हो गया 2πr। पाई का पाई लिखो और यहाँ पर हम 2r लिख देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये एक वृत्त है और उसके बीच का हम लोग होता है सेंटर, और सेंटर से इसकी परिसीमा को जो हम लोग मिलाते हैं वही होता है हमारा त्रिज्या। और जब हम लोग पूरा मिला देते हैं, मतलब कि जब दो परिसीमाओं को हम लोग मिलाते हैं व्यास से होते हुए, सॉरी इसके सेंटर से होते हुए, तो यही होता है हमारा व्यास। और इस व्यास को हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में d। एक फार्मूला ही होता है d बराबर 2r, और इस 2r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू डी लिख सकते हैं। तो हमारा आ गया ना। अब इस d को इधर भेजेंगे तो c/d बराबर पाई। तो पाई बराबर हमारा क्या हो गया, c/d। और ये किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है। और p/q के फॉर्म में लिखी गई संख्या हमारा क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको पता है ऑलरेडी कि पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या कैसे हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे पाई एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि पाई एक, यहाँ ऐसे लिखेंगे, यहाँ पाई एक परिमेय संख्या है। हमको दिख रहा है कि ये p/q के फॉर्म में है, एक परिमेय संख्या के फॉर्म में है। इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये एक फैक्ट है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन मैंने यहाँ पर पाई को क्या सॉल्व किया है, एक परिमेय संख्या। और ये पाई जो है इसका क्यों विरोध कर रहा है, इसको हम बता रहे हैं। हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि C या D का मान परिमेय या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। इसलिए यह इसका अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। हम समझ रहे हैं कि आपको अभी थोड़ा अजीब लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ये मान लेना है कि जो हमारा पाई है वृत्त की परिधि C और उसका व्यास D के अनुपात के बराबर है। यानी कि परिधि C और व्यास D इन दोनों के अनुपात के बराबर है, यानी कि दोनों के बटा के रूप में बराबर है। तो ये तो संख्या हमारा p/q के फॉर्म में आ गया। फिर आगे कह रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि इस तथ्य का अंतर्विरोध करते हुए प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है।
तो जो संख्या हमारा अपरिमेय संख्या होता है उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर पाई को हम लोग सी बाई डी के रूप में लिखते हैं। तो ये तो इसका विरोध कर रहा है कि ऐसे कैसे हो गया, इसी चीज़ का हमको निराकरण करना था, इसी चीज़ को हमको बताना था। तो यहाँ तो हम पी बाई क्यू के फॉर्म में प्रूफ कर दिए हैं। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि पाई एक परिमेय संख्या है, इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। यहाँ तक कोई विरोध नहीं कि पाई क्या है, हमारा एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। लेकिन हम जानते हैं कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें पहले से पता है दोस्तों कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है। और हमें यह नहीं पता कि सी या डी का मान हमारा परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। हमें जब ये पता ही नहीं है कि सी का मान परिमेय है या अपरिमेय है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये संख्या हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का जो हमारा भागफल होता है हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होता है। तो इन दोनों में से कोई हमारा अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। या फिर जब हम सी या डी का वैल्यू जब हम लोग स्केल या किसी भी युक्ति से मापते हैं तो ऐसा हमको प्रतीत होता है कि ये परिमेय संख्या के जैसा होगा, लेकिन एग्जैक्ट हमारा परिमेय संख्या ही होगा दोनों का वैल्यू, ये नहीं पता है। इसलिए ये क्या होता है, इसका अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो चलिए अब जो है दोस्तों हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर रूट 9.3 को प्रदर्शित कीजिए। तो दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि रूट में किसी भी संख्या को कैसे हम लोग दर्शाते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया। इन सभी संख्याओं को हम लोग जो है रूट के रूप में कैसे दर्शाते हैं। अब जो है हम लोग देखेंगे कि संख्या रेखा पर रूट 9.3 को, यानी कि जब संख्या रेखा में दशमलव वाला संख्या आ जाएगा तो उसको कैसे हम लोग दर्शाएंगे। एक मिनट थोड़ा। अब जो है हम लोग देखेंगे कि संख्या रेखा पर रूट 9.3 को हमको क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो उसको कैसे करेंगे। तो दोस्तों संख्या रेखा पर कोई भी संख्या रूट के अंदर है और वो दशमलव के रूप में रहे तो उसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये चीज़ आप संख्या रेखा पर जो है आपको रूट के रूप में कोई भी संख्या आ जाए और वो हमारा दशमलव फॉर्म में हो तो आप बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। बस मैं आपको 2-3 स्टेप बताता हूं, आप उस चीज़ को फॉलो करें, उसको देखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे संख्या रेखा पर रूट 4.5 को ही दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे। किसी भी संख्या को हमको दर्शाना होगा तो उस मेजरमेंट को हम लोग एक संख्या रेखा पर खींच लेंगे। जैसे 9.3 को प्रदर्शित करना है तो आप अपने घर पर स्केल को लेंगे, ऐसे स्केल लेंगे और उस स्केल से माप पर 9.3 सेंटीमीटर का एक सीधी रेखा खींच लेंगे। क्या करना है हमें, 9.3 मान लीजिए हमारा क्या हो गया 9.3 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारा 9.3 सेंटीमीटर का एक सिंपल रेखा खींच लेंगे। स्टेप 1 क्या है कि जिस भी संख्या को हमको रूट के रूप में दर्शाना है उस संख्या को उतना ही उसी माप का एक हमको सिंपल रेखा खींच लेना है। जैसे 9.3 सेंटीमीटर को संख्या रेखा पर हमको दर्शाना है तो 9.3 या रूट 9.3 को प्रदर्शित करना है तो 9.3 सेंटीमीटर का एक सिंपल रेखा खींच लेंगे। पहला स्टेप ये हो गया। इस पॉइंट को दोस्तों हम ए मान लेते हैं और इस पॉइंट को दोस्तों हम लोग बी मान लेंगे। पहला स्टेप, जिस भी संख्या को रूट के रूप में दर्शाना है उस संख्या को उसी माप का एक रेखा हम लोग खींच लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसको 1 सेंटीमीटर तक आगे बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे। यहाँ तक मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर बढ़ गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 1 सेंटीमीटर हो गया। 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा लेंगे और इस पॉइंट को दोस्तों हम लोग मान लेते हैं सी। ये पॉइंट हमारा ए, ये पॉइंट हमारा बी, ये पॉइंट हमारा सी। अब हो गया, बहुत ही आसान हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। सबसे पहला स्टेप 9.3 सेंटीमीटर का एक सीधी रेखा खींच लेंगे, इसको 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाएंगे और अगला पॉइंट को दोस्तों हम क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। तीसरा स्टेप क्या है, ये लास्ट स्टेप है दोस्तों। तीसरा स्टेप क्या है कि इस रेखा को हमको बाइसेक्ट करना है। क्या करना है, बाइसेक्ट यानी कि समद्विभाजित करना है।
तो दोस्तों आप 8 क्लास में या 7 क्लास में जो अब जो है कंस्ट्रक्शन पढ़े होंगे, तो समद्विभाजक क्या होता है, समद्विभाजित कैसे करते हैं, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ये समद्विभाजित वर्ड का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि ये समद्विभाजित होता क्या है? नहीं पता है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप कैसे इसको समद्विभाजित कीजिएगा। देखिए समद्विभाजित में आपको एक शब्द दिख रहा है सम, और इस सम का मतलब होता है दोस्तों समान। द्वि का मतलब आप बखूबी जानते हैं का दो होता है, द्वि का मतलब क्या होता है दो, और विभाजित का मतलब आपको पता है, विभाजित मतलब उसको बांटना, अलग अलग करना। कहने का मतलब किसी भी चीज़ को समान 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं समद्विभाजित। यानी कि इस रेखा को भी हमको क्या करना है, समान 2 भागों में विभाजित करना है, मतलब इसको 2 भागों में बांट देना है। जैसे मैं बोली इसको 2 भाग में बांटना होगा तो 20 से काट देंगे, हो गया 2 भाग। लेकिन किसी भी चीज़ को समद्विभाजित करने का एक तरीका होता है। जैसे इस लाइन को समद्विभाजित करना है तो ये टोटल लाइन हमारा कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक तो 9.3 हो गया, और ये हमारा हो गया दोस्तों 1 सेंटीमीटर। ये पूरा कितना हो गया, 10.3 सेंटीमीटर हो गया। तो दोस्तों अगर किसी भी रेखा को समद्विभाजित करना होगा, समान 2 भागों में विभाजित करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो संख्या होगा ना उसके आधे से ज़्यादा का एक चाप लेंगे हम। जैसे मान लेते हैं हमारा, आप क्या करेंगे एक प्रकार ले लेंगे अपने हाथ में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये 11 सेंटीमीटर है, 9.3 और 1 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10.3। मान लीजिए कि ये 11 है, तो 11 का आधा कितना होता है, 5.5, 5.5 होता है। तो 5.5 से थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा कहने का मतलब कितना भी आप आगे जा सकते हैं। या फिर आप अपने अंदाज से देख लेंगे जो है इसका आधा कितना पर आ रहा है, आधा से ज़्यादा आप प्रकार को फैलाएंगे और इधर से भी काटेंगे चाप और इधर से भी चाप काटेंगे। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मान लीजिए प्रकार को आप खोलें और यहाँ तक ले लिए, आपको दिख रहा है कि ये आधा से ज़्यादा हमको दिख रहा है, और इतना बड़ा आप चाप खोल लेंगे प्रकार में। एक इधर काटेंगे रेखा और एक आप क्या करेंगे इधर काटेंगे। जैसे प्रकार से एक इधर कटेगा और एक इधर कटेगा। जितना लंबाई का हम चाप काटे रहेंगे, जितना लंबा हम प्रकार को खोले रहेंगे, उसको कम नहीं करना है, उतना ही रहने देंगे। और इधर से भी इसको काटेंगे ऐसे। जैसे मान लेते हैं ये हमारा यहाँ पर होगा और ये हमारा यहाँ पर होगा, और इधर से भी काटेंगे ऐसे। प्रकार को खोलेंगे और ऐसे काटेंगे इधर से, तो यहाँ पर ये कट करेगा, और यहाँ पर इसको काटेंगे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर ये कट करेगा। और दोस्तों जहाँ पर ये दोनों कट करेंगे, इन दोनों पॉइंट को हम लोग ऐसे डिनोट कर देंगे, और इन दोनों पॉइंट को हम लोग डॉटेड लाइन से मिला देंगे। लीजिए ये हो गया हमारा समद्विभाजक, ये हो गया हमारा रेखा समान 2 भागों में बट गया, बीचों बीच कट गया। आपको क्या करना है दोस्तों, प्रकार को खोलना है। जैसे मान लेते हैं इस मार्कर को मुझे समद्विभाजित करना है, तो इसके आधा से ज़्यादा हम प्रकार को खोल लेंगे। अपने अंदाज से देख लेंगे आधा क्या है, उससे ज़्यादा खोल लेंगे, और इधर भी कट करेंगे, इधर भी कट करेंगे, फिर इधर वाला पॉइंट से इधर भी कट करेंगे, इधर भी कट करेंगे। अब ये हो गया हमारा समान 2 भागों में विभाजित। अब यहाँ पर हम लोग सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, अर्धवृत्त ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब अर्धवृत्त कैसे ड्रॉ होगा दोस्तों, मैंने तो इसका मिड पॉइंट ले लिया, मध्य बिंदु ले लिया, बराबर भागों में बांटा है, तो ये बिल्कुल क्या होगा, बीच का भाग होगा। अब यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं हमारा 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 4 होगा, और जहाँ भी घुमाएंगे 4 सेंटीमीटर का ही कटेगा। जैसे मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये हो गया हमारा। क्या करेंगे, जब हम लोग समद्विभाजक करेंगे तो जो हमारा मिड पॉइंट होगा ना, वहाँ पर प्रकार को रखेंगे, और हम क्या करेंगे, पेंसिल को ऐसे घुमाते हुए इधर घुमाएंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, एक अर्धवृत्त बन जाएगा। और जो हमारा पॉइंट बी है दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री जहाँ पर भी इसको कट करेगा, यहाँ पर कट किया इस पॉइंट को ABC, इस पॉइंट को मान लेते हैं D, ठीक है। और ये दूरी हो गया हमारा 9.3, हो गया प्रूफ 9.3। कितना आसान है। और यहाँ से क्या करेंगे, प्रकार को खोलेंगे ऐसे, और यहाँ से एक चाप काटेंगे यहाँ ऐसे, प्रकार को खोलेंगे, टक 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 टक, यहाँ आके मिल जाएगा। मान लेते हैं ऐसे आया और यहाँ पे मिल गया। जहाँ पर मिला इस पॉइंट को P मान लीजिए, और यही हो गया हमारा √9.3, हो गया प्रूफ। तो संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को रूट में दशमलव के रूप में दर्शाना होगा, तो सबसे पहला स्टेप क्या है दोस्तों, सबसे पहले जिस भी संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना है रूट के रूप में, उतना सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, एक सिंपल रेखा खींच लेंगे। दूसरा स्टेप क्या करेंगे दोस्तों, इसको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाएंगे। तीसरा स्टेप, इसको समद्विभाजित करेंगे, समान 2 भागों में इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, इसको बांटेंगे। और तीसरा स्टेप क्या है, इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, मध्य बिंदु मानते हुए यहाँ से
या तो आप इधर से एक ड्रॉ कीजिए, इधर से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, या फिर इस पॉइंट को ऐसे रखिए और इधर आप प्रकार को खोलिए, इस बिंदु से, आखिरी बिंदु से इधर एक रेखा खींचिए, हमारा सेमी सर्कल बन जाएगा, अर्धवृत्त बन जाएगा। और दोस्तों जब हमारा अर्धवृत्त बन जाएगा तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और ये जो हमारा रेखा है 90 डिग्री का एंगल इस अर्धवृत्त को जहाँ पर कट करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी जो है दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, √9.3। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, एक चाप खींच लेंगे, जिस पॉइंट पर हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है तो इस दूरी को हम यहाँ पर डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये संख्या हमारा क्या होगा, और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, √9.3। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया होगा। दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार का इसमें कमी दिख रहा है या आप इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ बताना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, हरों का परमीयकरण करें। ये परमीयकरण शब्द क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन पहले दोस्तों आप ये समझ जाएं कि ये परमीयकरण होता क्या है। जब आप एक बार समझ जाएंगे कि परमीयकरण होता क्या है तो आप कभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। परमीयकरण का मतलब होता है कि अगर कोई संख्या हमारा रूट के रूप में है तो उसको उस रूट से अलग करना, मतलब रूट को ख़त्म करना, रूट को हटा देना। जैसे हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे √7 है, ठीक है, यहाँ √7 है, तो हम क्या करेंगे, अगर किसी संख्या का हमको परमीयकरण करना होगा तो पहले हम हर वाले संख्या को देखते हैं। जैसे हमारे हर में क्या है, √7 है, तो इसमें हम लोग अपने मन से क्या करेंगे, √7 बटा √7 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा √7, और √7 में √7 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 7 आ जाएगा। तो आपको क्या पता चला, ये संख्या हमारा किस फॉर्म में था, रूट के फॉर्म में था, और यहाँ क्या हो गया, रूट के फॉर्म से बाहर हो गया। यानी किसी भी संख्याओं के ऊपर से रूट को हटा देना ही हमारा क्या होता है, परमीयकरण होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, हो गया ये हमारा परमीयकरण। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 1/√7 माइनस √6। अब इसका परमीयकरण कैसे करेंगे, ये तो बहुत आसान था क्योंकि एक ही संख्या था और उसी संख्या से ऊपर नीचे गुना कर दिया, यहाँ से रूट खत्म हो गया। तो दोस्तों आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि a+b इंटू a-b बराबर हमारा क्या होता है, a² माइनस b²। तो ये तो है दोस्तों हमारे a+a-b के फॉर्म में। तो हम इसको क्या करेंगे, a+b से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है और कोई संख्या हमारा प्लस के फॉर्म में हो या माइनस के फॉर्म में हो, अगर उसका हमको परमीयकरण करना है तो साइन चेंज कर देते हैं। जैसे ये √7 माइनस √6 है, तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों √7 प्लस √6 से बटा √7 प्लस √6 से। आपको ये चीज़ याद रखना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेशनलाइजेशन का, परमीयकरण का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। अगर कोई संख्या हमारा माइनस में है तो बीच में प्लस देकर हम लोग गुना करेंगे। अगर ये संख्या हमारा √7 प्लस √6 होता है तो इसमें किससे गुना करते हैं, √7 माइनस √6 से गुना करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे ऐसे क्वेश्चन होता है √2 प्लस √9, √2 प्लस √8, इसका परमीयकरण करना होता है तो आप किससे गुना करते हैं दोस्तों, √2 माइनस √8 से गुना करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि एक संख्या हमारा प्लस में है और एक संख्या हमारा माइनस में है, तो a+b इंटू a-b बराबर हमारा होता है a² माइनस b²। अब कोई भी संख्या हो अगर वो रूट के रूप में हो और जब उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों उससे हमारा रूट खत्म हो जाता है, इसलिए हम लोग साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना करते हैं। साइन तो यहाँ भी हम लोग चेंज करते हैं, जैसे ये माइनस में लिखे, ये माइनस में लिखें, साइन तो यहाँ भी चेंज हो रहा है लेकिन ये फिर हमारा कट जाएगा। इसलिए हम लोग जब कोई सिंगल संख्या रहता है, सिंगल फॉर्म में रहता है, अकेला रहता है, तो वहाँ पे हमको साइन चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे ये प्लस तो यहाँ माइनस ले लें, ये माइनस तो यहाँ प्लस ले लें, गुना करेंगे तो ऊपर नीचे से दोनों कट जाएगा। लेकिन अगर कोई संख्या हमारा इस फॉर्म में है, दो संख्या अगर प्लस के फॉर्म में जुटे हुए हों तो मल्टीप्लाई हम लोग माइनस से करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने किया। अगर दोनों जुड़े हुए हैं माइनस के फॉर्म में तो यहाँ प्लस के फॉर्म में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इसको गुना करेंगे, एक से इसमें गुना करेंगे तो हमारा संख्या दोस्तों यही आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, √7 प्लस √6
लेकिन ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये तो हमारा हो गया √7 प्लस ये हो गया हमारा √6, लेकिन √7 का यहाँ जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, माइनस का माइनस √6 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा। और आपको पता है 7 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसका वैल्यू क्या आ गया, √7 प्लस √6 बटे में 1, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √7 प्लस √6। हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। है 1/√5 प्लस √2, इसका भी रेशनलाइजेशन करना है, परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करते समय हम लोग क्या देखते हैं कि हर में जो है, जो हमारा दो संख्या जुटा है वो प्लस में है या माइनस में। अगर प्लस में है तो इसके आगे माइनस लगा के हम लोग गुना करेंगे, अगर माइनस में है तो हम लोग प्लस लगा के गुना करेंगे। तो इसमें किस चीज़ से गुना कर देंगे दोस्तों, ये प्लस के फॉर्म में है तो हम माइनस के फॉर्म में इसको लाएंगे, √5 माइनस √2 बटा √5 माइनस √2। अब देखिए इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर तो वही आएगा, √5 माइनस √2 बटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो √5 माइनस √2 और बटे में √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √5 माइनस √2 और बटे में 5 में से 2 गया हमारा 3, और ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन का भी बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ गया। अब हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन का आंसर, चौथा नंबर 1/√7 माइनस 2। तो किससे गुना करेंगे दोस्तों हम लोग, ये माइनस में है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें √7 प्लस 2 से बटा √7 प्लस 2 से। अब √7 प्लस 2 से 1 में गुना करेंगे तो वही संख्या हमारा आएगा जैसे √7 प्लस 2, लेकिन ये तो संख्या हमारा किस फॉर्म में आ गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, और इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखेंगे a के जगह पर हमारा 7 है तो √7 का स्क्वायर, और b के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब देखिए √7 प्लस 2 और बटे में √7 का स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 4 होता है, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो √7 प्लस 2 बटा 7 में से जब 4 घटाएंगे तो हमारा 3 आएगा, और ये हो गया हमारा आंसर। और आज जो है हम लोग प्रश्नावली 1.5 कंप्लीट कर चुके हैं। कल जो है दोस्तों हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.6। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और आपको अगर हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना, चलिए तो ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय।